Hello everyone. This is the 8th video of the chapter Biotechnology and its application. ये 8th वीडियो है और इसके पहले वाले वीडियोस में हम लोग ने जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं उनके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं और टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन बायोटेक्नोलॉजी में ट्रांसजेनिक एनिमल्स के ये सब हम लोग ने स्टडी किए थे। और इस वीडियो में हम लोग जो है एथिकल इश्यूज़ को मतलब बायोटेक्नोलॉजी में जो रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स हैं या जो ऑर्गेनिजम्स पे जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स का प्रोडक्शन है या उन पे जो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं उनसे रिलेटेड जो एथिकल इश्यूज़ हैं उनके बारे में आइए हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए पूरा डिटेल में हम लोग इसको देखते हैं। देखिए, मैनिपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हम जीन को मैनिपुलेट कर रहे हैं बाय द ह्यूमन रेस कैन नॉट गो एनी फर्दर विदाउट रेगुलेशन। अब बिना रेगुलेशन के अगर लगातार ऐसा चलता रहा तो एक टाइम पे इस पूरे इकोसिस्टम में इस अर्थ पे सिर्फ ह्यूमन ही बचेंगे, बाकी कोई भी नेचुरल जो वैरायटी है या स्पीशीज़ है वो नहीं बचेगी, क्योंकि लगातार हम लोग के एक्सपेरिमेंट जो हैं वो चल ही रहे हैं। तो इसके लिए कुछ रेगुलेशन भी ज़रूरी है, कुछ एथिकल स्टैंडर्ड्स जो हैं मतलब कुछ हमें कुछ एक स्टैंडर्ड मेजर्स लेने पड़ेंगे टू evaluate द morality ऑफ ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज़। दैट मीन्स कि जो हम एनिमल्स पे जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स को हार्म कर रहे हैं, उनका भी एक रेगुलेशन होना चाहिए, उनके भी बहुत से लॉज होने चाहिए जिससे जो भी है कोई भी मतलब किसी भी तरह का जो एक्सपेरिमेंट है अननेसेसरी उन पर ना हो। ठीक है, और जो भी एक्सपेरिमेंट हैं वो एक प्रॉपर रेगुलेशन में हो और गवर्नमेंट के जो है परमिशन पे हो। देखिए, गोइंग बियॉन्ड द मॉरलिटी ऑफ सच इशू। ठीक है, अगर हम इन इश्यूज़ की मॉरलिटी के बारे में देखते हैं तो द बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ सच थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, तो हमें दोनों चीज़ें देखनी है, मतलब दैट मीन्स कि मॉरलिटी वाइज भी वो प्रॉपर होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि हम उनके साथ बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार कर रहे हैं, मतलब बिना जो है उनके साथ जो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं उससे उनकी स्पेशीज़ को बहुत ज़्यादा हार्म हो रहा है, बट उसको भी हमें देखना है। और बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस जो उसकी इम्पोर्टेंस है उनको भी जो है वो इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद उसको भी देख करके हमें जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो अपने जारी रखने हैं। तो जो ऑर्गेनिजम्स का जेनेटिक मॉडिफिकेशन होता है उसके अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट निकलते हैं जब वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स इकोसिस्टम में आते हैं, मतलब जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं जब वो हमारे इकोसिस्टम में आते हैं तो उनके कई अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स भी हो सकते हैं। देयरफॉर अब जो गवर्नमेंट है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जिन पे हम लोग वर्क करते हैं, उनके जेनेटिक मॉडिफिकेशन करते हैं, उनकी वैरायटी को इम्प्रूव करने के लिए उनमें जीन्स का मॉडिफिकेशन करते हैं। बट अगर वो बैक्टीरिया हमारे इकोसिस्टम को हार्म करना शुरू कर दें तो वो भी एक बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि वो नेचुरल नहीं है, वो साइंटिफिक तरीके से उनका मॉडिफिकेशन किया गया है। इसीलिए जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने कुछ ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की हैं, जिनमें से जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज़ GEAC, जेनेटिक इंजीनियर अप्रूवल कमेटी। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये डिसीजन लेगी रिगार्डिंग द वैलिडिटी की, जो भी आप जेनेटिक मॉडिफिकेशन रिसर्च कर रहे हैं, जो भी उस पर आप वर्क कर रहे हैं वो कितना वैलिड है, और सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग GM ऑर्गेनिज्म, जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर आप उनको पब्लिक सर्विसेज के लिए आप उनको कमर्शियल लेवल पर उनको प्रोडक्शन करते हैं, उनको मार्केट में लाते हैं, उसको इकोसिस्टम में लाते हैं, तो उनकी सेफ्टी के का भी ये ऑर्गेनाइजेशन ध्यान रखती है। मॉडिफिकेशन यूसेज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका मॉडिफिकेशन है या उनके जो यूज़ हैं पब्लिक सर्विसेज के लिए, जैसे उनको हम एज ए फूड सोर्स या मेडिसिन सोर्स की तरह यूज़ करते हैं, इनसे भी जो है प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और पेटेंट रिगार्डिंग जो है, जो पेटेंट को ग्रांट किया जाते हैं उससे भी जो इश्यूज़ हैं कई उठे हैं। देखिए, देयर इज़ अ ग्रोइंग पब्लिक एंगर। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि बहुत सी कंपनीज, सर्टेन कंपनीज जो हैं, बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जिनको आर बीइंग ग्रांटेड पेटेंट्स फॉर प्रोडक्ट, जिनको प्रोडक्ट्स और उन टेक्नोलॉजी के लिए जिनको पेटेंट दिया गया है जिससे वो जेनेटिक मटेरियल, प्लांट्स और दूसरे बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, और उन रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं जिसको बहुत लंबे समय पहले ही आइडेंटिफाई किया जा चुका है, डेवलप किया जा चुका है, और उनको यूज़ कर रहे हैं फार्मर्स और वहाँ के जो इंडिजिनस पीपल हैं, जो लोकल पीपल हैं, वो जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं। और उनकी
मतलब एक तरीके से गवर्नमेंट ने उनका ध्यान ना रखते हुए जो कंपनीज़ हैं उनको ग्रांट जो हैं, जो पेटेंट्स हैं वो ग्रांट किए हैं, जिससे जो इंडिजिनस पीपल हैं वहाँ के, जो जिन्होंने उस पर्टिकुलर रिसोर्स को लंबे समय से यूज़ किया है, उस पर वो डिपेंडेंट हैं और उसको उन्होंने आइडेंटिफाई किया है, तो उसका जब ग्रांट जो है वो अगर दूसरों कंपनीज़ को मिलता है, और ग्रांट जो पेटेंट मिलने के बाद अगर वो उन जो पीपल्स हैं और या जो स्पेसिफिक रीजन या कंट्री के जो लोग हैं अगर उनको यूज़ करने से रोकते हैं, तो इसमें लोगों का जो गुस्सा है वो बढ़ने का एक, जो उनका गुस्सा बढ़ना वो लाजमी है, वो ज़रूरी है, होगा भी। देखिए राइस जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फूड ग्रेन है। अभी हम उसका एग्जांपल लेके आपको बताते हैं। देखिए राइस जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट फूड ग्रेन, आपको पता है, प्रेजेंस ऑफ विच गोज बैक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स इन एशिया। एशिया का जो एग्रीकल्चर की जो हिस्ट्री है, जो खेती का जो इतिहास रहा है, उसमें हज़ारों साल से जो राइस है उसकी जगह बनी है। करीब 2 लाख प्रजातियाँ, 2 लाख वैरायटीज़ जो राइस की हैं अकेले इंडिया में ही हैं। जो डाइवर्सिटी है, जो वैरायटी है राइस की इंडिया में, इट इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो है वो यहाँ इंडिया में पाई जाती हैं, जिसमें से बासमती राइस जो है वो अपने सबसे यूनिक, सबसे विशिष्ट उसके जो एरोमा है, खुशबू और उसके स्वाद के लिए वो जानी जाती है। उसमें से 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटीज़ ऑन पेपर ये बासमती की वो इंडिया में ही ग्रो होती है। अब देयर इज़ ए रेफरेंस। अब बासमती के बारे में अगर हम देखें तो हमारे जो जो साहित्य है, जो हमारा प्राचीन साहित्य है, जो हमारे लोकगीत हैं और जो हमारे कविताएं हैं जो रिलेटेड हमारे इतिहास से, उन सभी में जो सदियों से हम लोग सुनते आ रहे हैं, उनमें भी बासमती का जिक्र हुआ है। 1997 में एक अमेरिकन कंपनी ने पेटेंट लिया था बासमती राइस पे। यूएस पेटेंट और ट्रेडमार्क ऑफिस से उसने बासमती राइस पे जो है वैरायटी पे उसने पेटेंट ले लिया, और इससे कंपनी को परमिशन मिल गई टू सेल अ न्यू वैरायटी ऑफ बासमती राइस इन द यूएस और अब्रॉड। यूएस और उससे बाहरी देशों में उसको बेचने के जो है वो परमिशन उस कंपनी को, अमेरिकन कंपनी को मिल गई। जो नई वैरायटी उसने बासमती की बनाई थी वो एक्चुअली इंडियन फार्मर्स की जो वैरायटी थी, जो भारत की जो किसानों की जो वैरायटी थी बासमती की, वो उसी से ही डिराइव्ड हुई थी। एक्चुअली इंडियन बासमती को उसने सेमी ड्रॉप वैरायटी से क्रॉस करा करके जो वैरायटी बनाई उसको उसने एक न्यू इन्वेंशन या नोवेलिटी का ऐड करके, नोवेलिटी बता करके उसको पेटेंट करा लिया था। ये पेटेंट जो एक्सटेंड हुआ इसके फंक्शनल इक्विवेलेंट से, तो इससे उसने दूसरे लोगों को बासमती राइस बेचने के ऊपर रेस्ट्रिक्टेड हो गए, मतलब दूसरे पे रेस्ट्रिक्शन लग गया कि वो अब इसको जो एक्चुअली में जो बासमती जिनके पास था उनको बेचने से मना हो गया। ऐसे कई जो हैं अटेम्प्ट्स, जो कंपनीज़ हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ जो फॉरेन कंपनीज़ हैं, वो यूज़ कर रही हैं पेटेंट को, पेटेंट लेकर के, प्रोडक्ट्स को, प्रोसेस को लेकर के उन मेडिसिन पे जो सदियों से भारतीय जो ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिन है, जो भारतीयों के लिए जो हमेशा से सदियों से जो औषधि के रूप में यहाँ यूज़ की जा रही है, जैसे हल्दी है, टर्मरिक है, नीम है, इस पर भी जो यूएस कंपनीज़ हैं, जो फॉरेन कंपनीज़ हैं, वो ट्रेडमार्क उस पर पेटेंट लेने की हमेशा से कोशिश कर रही हैं। बहुत सारी ऐसी यहाँ की भारत की औषधियाँ हैं, भारत की वैरायटी हैं जिस पे जो फॉरेन कंपनीज़ हैं उन्होंने पेटेंट ऑलरेडी ले चुके हैं। इफ़ वी आर नॉट विजिलेंट, अगर हम लोग विजिलेंट नहीं रहे, हम लोग बिल्कुल सावधान नहीं बने रहे, अगर हम लोग जागरूक नहीं रहे, वी डू नॉट इमीडिएटली काउंटर दीज, अगर हम जल्दी ही इन पेटेंट एप्लीकेशंस को नहीं हम लोग ने रोका, तो जो दूसरी कंट्रीज़ हैं, दूसरे देश हैं डेवलप्ड, और वहाँ के जो इंडिविजुअल्स हैं, मे इन कैश आवर रिच लेगेसी, तो जो हमारा समृद्ध इतिहास है, जो हमारे पास जो यहाँ की धरोहर है, जो यहाँ के जो वैरायटी है, उसको वो लोग एनकैश कर लेंगे, उसको बेच करके उससे पैसा कमा सकते हैं। एंड वी मे नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग, और हम इसके लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ये ज़रूरी है कि हम अपने इतिहास को जानें,